वेलकम दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक लेजेंडरी मानवा एक्सप्लेनेशन सीरीज आई शैल सील दी हेवन। ये कहानी है मेंगहाओ की, एक सिंपल सा स्कॉलर जो एक दिन कल्टीवेशन वर्ल्ड में खींच लिया जाता है। नॉलेज और बुद्धि के दम पर वो आगे बढ़ता रहता है, लेकिन उसकी असली राइज तब शुरू होती है जब वो अनलॉक करता है अपनी हिडन पावर। सबसे आइकॉनिक तो उसका डीमन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक ऐसी शक्ति जो उसे बैटलफील्ड में अनस्टॉपेबल बना देती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। मेंगाओ के पास आती है और भी टेरिफाइंग एबिलिटीज, जिसमें हर एक के अंदर छुपी होती एक नई रहस्यमय शक्ति और अनइमेजिनेबल पावर। धीरे धीरे वो समझता है कि कल्टीवेशन सिर्फ स्ट्रेंथ की रेस नहीं है, बल्कि एक एंडलेस वॉर है, सीक्रेट और डेस्टिनी के अगेंस्ट। और मेंगहाओ को अल्टीमेट मिशन, जहां वो हेवन तक को भी सील कर सकता है। बहुत सारे एडवेंचरस रियलम, जो कि एक डंजन टाइप में होते हैं, वहां पर वो जाके अपनी ट्रेजर्स को कलेक्ट करेगा। तो आप सब तैयार हैं इस मांगा को देखने के लिए? तो ठीक है, हम अब स्टार्ट करते हैं अपना। सीरीज की शुरुआत में साउथर्न जाओगुआ प्रोविंस डेकिंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लड़का बैठा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो अपने रूम में होता है। यहाँ पता चलता है कि उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम में 3 बार फेल किया है, और सबसे बड़ी बात, उसका कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं है। इस सीन में कुछ लोग उसे यूजलेस स्कॉलर कहकर चिढ़ा रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पढ़ाई में फेल हो गया है। वो सोचता है कि लगातार 3 साल में एग्ज़ाम में फेल हो गया हूँ, और अब उसके पास कुछ और नहीं बचा है। उसके मन में ये भी आता है कि शायद ये एग्ज़ाम ही उसके फ्यूचर का रास्ता नहीं है। दिल के अंदर वो बहुत दुखी और कंफ्यूज्ड है। फिर वो अपनी जेब से एक लेटर को निकाल कर बोतल में डालता है। वो सोचता है कि गांव के टीचर भी अंकल वैंग की कारपेंटर शॉप से काम कमाते हैं। उससे लगता है कि अगर वो कारपेंटरी कारपेंटरी सीख ही लेता तो वो कम से कम भूखा तो नहीं रहना पड़ता। उसके बाद वो उस लेटर को बोतल में डालकर पानी में फेंक देता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपना दुख और कंफ्यूजन छोड़कर डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है। उसकी टाइट मुट्ठी दिखाती है कि अब वो अपनी लाइफ को कंट्रोल करेगा और उसे अच्छे से जिएगा। इतना होता ही है कि तभी अचानक से हेल्प हेल्प की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर तुरंत जवाब देता है। जिसने मदद मांगी होती है वो उसको ब्रदर मैंग बुलाता है और कहता है उसकी मदद जल्दी करे, क्योंकि वहाँ और भी लोग हैं। मैंग जवाब देता है, ठीक है, ज़रा रुको। वो उन लोगों से पूछता है कि वो वहाँ क्यों हैं। तब वो बताते हैं कि उन्हें एक फ्लाइंग वुमन ने किडनैप कर लिया था, जो उन्हें एक सेक्ट में सर्वेंट बनाने के लिए ले जा रही थी। इतना सुनकर मैंग सोचता है, एक उड़ने वाली लड़की, क्या वो इमॉर्टल है? इस बात पर कौन विश्वास करेगा? तभी जोर की हवा चलने लगती है। अगले सीन में वो फ्लाइंग वुमेन का चेहरा दिखाया जाता है, जो बहुत पावरफुल और खूबसूरत लगती है। यहाँ से पता चलता है कि मैंग जिसे लड़ने जा रहा है वो कोई आम इंसान नहीं है। मैंग इमॉर्टल्स पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वो औरत उसे देखकर कहती है, यू हैव सम क्वालिफिकेशन, तुम में भी कुछ खास बात है। फिर वह अपनी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करके मैंग को उन बच्चों के पास फेंक देती है। मैंग उठकर पूछता है, तुम कौन हो?
पर वो लड़की कुछ नहीं कहती और अपनी पावर यूज करके वहां से एक लड़के को उठा ले जाती है। नेक्स्ट सीन में एक सेक्ट दिखाया जाता है जहां मैंग होश में आता है। वहां वो उस लड़की को देखता है जो एक लड़के से बात कर रही होती है। वो लड़के कहता है, आपने बहुत अच्छा काम किया इन 4 बच्चों को लाकर। लड़की कहती है, इन्हें सर्वेंट क्वार्टर्स में ले जाओ और कल्टीवेशन का यूज करके वहां से चली जाती है। बाद में पता चलता है कि एल्डर सिस्टर जू ने उसे विंड पेंडेंट दिया है। इसका मतलब है कि वो फाउंडेशन एस्टेब्लिश स्टेज पर भी नहीं है, फिर भी वो फ्लाई कर रही है, जो कि अनबिलीवेबल है। फिर कुछ डिसाइबल आकर बच्चों को बांध बताते हैं, 2 को नॉर्थ सर्वेंट क्वार्टर में भेज दो और 2 मेरे साथ साउथ में चलो। मैंग पूछता है, रुको, हम आखिर है कहाँ? वो जवाब देता है, द रिलायंस सेक्ट। मैंग कहता है कि रिलायंस सेक्ट जाओगुआ के 4 मेजर सेक्ट्स में से एक है, लेकिन कुछ सालों से ये अपनी पोजीशन को बना नहीं पा रहा है। 400 साल पहले इनके एंसेस्टर्स मिसिंग हो गए थे, जिसके बाद ये सेक्ट डिक्लाइन होने लगा। इसी वजह से ये डिसाइबल्स नए रिक्रूट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो लड़का मैंग से कहता है, अगर वो लड़की तुम्हें यहाँ न लाती तो तुम सर्वेंट होने के लिए भी क्वालिफाई नहीं करते। मैंग सोचता है कि रिलायंस एक्ट सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लगता है यहाँ आना इतना बुरा। तभी एक मोटू लड़का कहता है, मुझे घर जाना है, घर में बड़ी मांगटाओ फिश खानी है। अपने फादर की इनहेरिटेंस लेने के बाद कुछ कॉन्क्यूबान्स रखूंगा, मुझे सर्वेंट्स नहीं बनना। दूसरा लड़का गुस्सा होते हुए कहता है, अगर और कुछ बोला तो मैं तुम्हारी जीवान को काट दूंगा। डरते हुए मोटू चुप हो जाता है। मैंग सोचता है, ये इतना अच्छा भी नहीं है। अगले सीन में एक लड़का आता है और कहता है, ग्रीटिंग एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर गुस्से में कहता है, ये 2 नए सर्वेंट्स हैं, इन्हें रहने का अरेंजमेंट कर दो। दूसरा लड़का बताता है, ये नॉर्थर्न सर्वेंट क्वार्टर है, रोज तुम 10 ट्रीज कट करोगे और तुम्हें ये 30 सालों तक करना होगा, तभी सेक्ट छोड़ सकते हो। अगर भागने की कोशिश करी तो मारे जाओगे। मोटू ये सुनकर घबरा जाता है। मैंग उनकी बातों को समझ जाता है। फिर वो सीनियर उन्हें एक ड्रेस और एक कल्टीवेशन की बुक देते हैं। सीनियर कहता है, तुम्हें 30 सालों तक लेबर बनने की जरूरत नहीं है, तुम कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम क्यूआई कंडेंसेशन की फर्स्ट लेवल पर पहुंच गए तो आउटर सेक्ट डिसाइबल बन जाओगे। मैंग सोचता है, अगर मैं क्यूआई कंडेंसेशन की फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाऊं तो मैं आउटर डिसाइबल बन जाऊंगा, और वो लड़की जो मुझे यहाँ लाई थी वो तो पहले ही 7th लेवल पर है। ये क्यूआई कंडेंसेशन इमोर्टल्स के लेजेंड्स में से हैं। फिर मैंग खुश होता है और सोचता है कि जो कल्टीवेशन बुक सर्वेंट को दी जा रही है वो ज़्यादा महंगी नहीं होगी, लेकिन असल में बहुत ही वैल्यूबल है। फिर एक बात बताता है कि इन सर्वेंट्स के लिए ये बुक किसी भी चीज़ के लिए काम नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे बाहर जाकर बेचूं तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ही वैल्यू मिल जाएगी। फिर लड़का बताता है, बेस्ट 7th रूम तुम्हारा है, वहीं रहना है। कल से काम पर आना, रोज 10 ट्रीज कट करना, वरना
फिर मैंग और वो मोटा लड़का दोनों उनके रूम में आ जाते हैं, जहाँ वो मोटा लड़का रोते हुए कहता है कि मेरे फादर लॉर्ड थे और मैं भी एक लॉर्ड बनने वाला था, पर मैं यहाँ पर एक सर्वेंट बनना नहीं चाहता। फिर मैंग दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है कि अब तुम रोना भी बंद करो, ये है इतना भी बुरा नहीं है। हम यहाँ पर इमोर्टल्स के लिए काम कर सकते हैं और कुछ लोग हमें ज़रूर नोटिस करेंगे। इतना सुनने के बाद वो मोटू और ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर काम नहीं करना, मेरे फादर के पास बहुत पैसा है और मेरी तो एक अरेंज मैरिज भी है। अगर मैं यहाँ पर सर्वेंट बन गया तो उनसे मैरिज कौन करेगा। ये सारी बात सुनने के बाद मैंग उसको देखकर सोचता है कि रिच पीपल पहले ही शादी कर लेते हैं और जबकि मैं तो अपना वीकली डेब्ट भी पे नहीं कर पाता। और सोचते हुए कहता है कि आखिर मैं इस रिच पर्सन को कैसे कंफर्ट कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही रेडिकुलस है। फिर वो कहता है कि अब इसका तो कुछ नहीं हो सकता, अब यहाँ पर 30 इयर्स तक तो रुकना ही पड़ेगा। यह सब कहने के बाद मैंग एक टेबल पर जाकर बैठता है और बोलता है कि कल्टीवेशन ऑफ इमोटर पढ़ने की ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भले ही ये यहाँ पर कुछ काम ना करे, पर अगर मैं इसे बाहर जाकर सोल्व कर दूंगा तो ये इतना बुरा भी नहीं होगा। फिर वो उसकी कल्टीवेशन बुक को देखते हुए शौक होता है और फिर कहता है, फिर वो उस बुक को पढ़ते हुए कहता है कि इसकी राइटिंग तो बहुत ही आसान है और ये तो पढ़ने में भी कुछ सेंस बना रहा है। और कहने लगता है कि ये रिलायंस एक्ट, अगर मैं इस पर निर्भर भी हो सकता हूँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। जहाँ हमें पीछे मोटू दिखाता है जो खर्राटे मारते हुए अपना सो रहा होता है। मैंग अपनी बुक को पढ़ ही रहा था, तभी उसे अचानक से कुछ टूटने जैसी आवाज़ आती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो मोटू अपने बेड से उठने के बाद नींद में ही बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा था कि मैं तुझे मार दूंगा, मुझे पकड़ो मैंगटाओ। जितना कहने के बाद वो अपना बड़ा सा मुंह खोलते हुए कहता है कि मुझे पकड़ो मेरी वाइफ, आई विल बाइट यू। फिर इतना कहने के बाद ही वो उस बेंच पे अपने दांतों से काट लेता है। इसके बाद वो शांति से जाकर अपने बेड पे लेटता है। फिर हमारा एमसी भी सांस छोड़ते हुए कहता है, आखिर ये किस किस्म का पागल से कुछ नींद में चलने की बीमारी है। फिर मैं उस बेंच को देख रहा होता है जहाँ पर उसने बाइट करा होता है, जहाँ उसने उसका सब कुछ निकाल दिया था, अपने दांतों से उसमें निशान बना दिया था, जिसे देखकर हमारा एमसी भी मैं घबराने लगता है। तभी अचानक से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है। फिर वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं, हमने सुना है कि यहाँ पर कोई न्यू सर्वेंट्स आए। फिर वहाँ एक लड़का दिखाया जाता है जो कहता है, तुम इतनी जल्दी ही सोने जा रहे हो, ये तुम्हारे ग्रैंडफादर टाइगर का टाइम है। फिर वो मैंग की तरफ उंगली करते हुए कहता कि आज से तुम दोनों बास्टर्ड ही मेरे 10 ट्रीज को रोज कट करोगे। जिसे सुनने के बाद मैंग भी उसे ग्रीटिंग करते हुए कहता है कि इसने आपकी बात सुन ली ओल्डर ब्रदर। फिर वो गुस्से में उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, तुम इस ग्रैंडफादर टाइगर को और जोर से चिल्लाने के लिए मजबूर मत करो। जिसके बाद वो एमसी भी घबराते हुए कहता है कि एल्डर फादर, सॉरी ग्रैंडफादर एल्डर, आप थोड़ा शांत होइए कि ये सर्वेंट्स आपके 10 ट्रीज को चॉप करने में अरेंजमेंट कर देंगे। जिसके बाद वो भी एक क्रीपी सी स्माइल करते हुए कहता है, फिर उसे कहता है कि तुम और चॉप करना, यानी कि काटना और फिर मुझे दे देना। लगता है तुम अभी भी नहीं समझे। फिर हमारा एमसी उसी जगह को देखता है जहाँ पर उस मोटू ने काटा होता है। फिर वो मोटू की तरफ जाके चिल्लाता है कि ए मोटू, कोई तुम्हारी माउंट आबू को चुरा रहा है और तुम्हारे लड़कियों को भी। जितना सुनने के बाद वो मोटू फिर से उठ जाता है और बहुत तेज कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत है जो माउंट आबू को और मेरी लड़कियों को चुरा रहा है, मैं उसे मार दूंगा। और इतना कहने के बाद
उस सीनियर के पास जाता है और उसके हाथों पे काटने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो अपना हाथ झटकाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ग्रैंडफादर टाइगर को काटने की। इतना कहता ही है कि वो मोटू उसके हाथ में काट खाता है। जिसके बाद वो उसे मारता है कि तू लिटिल पार्ट जल्दी से यहाँ से हट। जिसके बाद एक दूसरा लड़का रहता है, वो बोलता है कि आखिर तुम इतनी आवाज़ और इतना शोर क्यों मचा रहे हो। जिसके बाद वो अपना मुंह बंद करते हुए मैंग की तरफ देखता है। फिर मैंग भी उसकी तरफ देखते हुए अपना सर ना में हिलाता है। फिर वो सीनियर बहुत ही परेशान होते हुए कहता है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और तुम्हें उन ट्रीज़ को काटने की भी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मेरी मदद करो। जिसके बाद हमारा एमसी मैंग उसके पास जाके कहता है कि तुम्हारी मैंगटाओ वापस आ चुकी और तुम्हारी गर्ल्स भी वापस आ चुकी है। जिसके बाद वो मोटू उसको काटना छोड़ने के बाद वापस से जाके बेड में सो जाता है। जिसके बाद वो दोनों से बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं। फिर वो लड़का पीछे की तरफ घूमता है और वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। फिर हमारा सीन नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट होता है, जहाँ पर आवाज़ आती है, क्या क्या कुछ कल हुआ था जिस कारण मैं इतना दर्द में हूँ। लगता है किसी ने मुझे मारा है। फिर वो मैंग से पूछता है, मैंगाओ क्या तुमने कुछ देखा था कल रात को। जिसके बाद मैंग भी कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था। फिर वो मोटू मैंग से ही पूछता है कि लेकिन फिर भी मेरा मुंह सूजा हुआ क्यों है और ये मेरे मुंह के अंदर ब्लड क्यों है। जिसके बाद वो भी जवाब देता है कि मच्छरों ने तुम्हें काटा है। कहता है कि तुम्हें रात भर मच्छरों ने काटा है क्योंकि तुम नीचे लेटे थे, जिस कारण। जिसके बाद वो मोटू भी उसकी बात को मान जाता है और हमारा एमसी भी गेट के पास खड़ा होता है और फिर वापस से पीछे पलटता है और उसे कहता है, मोटू तुम अपने teeth को और ज़्यादा साफ करो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही सही रहेगा। फिर हमें फॉरेस्ट में दिखाते हैं, जहाँ पे वो मोटू कहता है कि मेरे पापा रिच है और मैं भी रिच बनूंगा, पर मैं यहाँ पे सर्वेंट नहीं बनना चाहता। और वो दोनों अपने ट्रीज को कट कर रहे होते हैं। कट करने के बाद मैंग एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और कहता है कि ट्रीज को कट करना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो उस कल्टीवेशन बुक को निकालता है और कहता है कि मुझे अपने रेस्ट टाइम में इस क्यूआई कंडेंसेशन मैनुअल को ट्राई करना चाहिए। और वो उसे खोलने के बाद वहीं पे मेडिटेट करने लगता है और फिर वो वापस अपने रूम में आ जाता है और कहता है कि आज मैंने कुछ भी प्रोग्रेस नहीं करी क्यूआई कंडेंसर मैनुअल में। जिसके बाद वो अपने रूम में ही रहता है, रात में उस मैनुअल को पढ़ रहा, जहाँ फैटी अपना मस्त आराम से खर्राटे बजा के सो रहा होता है। एमसी भी उससे परेशान होता है कि आखिर ये इतने खर्राटे मार रहा है, आखिर मैं कैसे अपना फोकस बना सकता हूँ। और वो उस बुक को देख ही रहा होता है, तभी अचानक उसको बहुत नींद आने लगती है। फिर हमें एक टाइम लैप्स दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मैंग ऐसे ही रोज लकड़ियाँ काट रहा होता है, रेस्ट फ्री टाइम में अपने मैनुअल से प्रैक्टिस कर रहा था, फिर लकड़ियाँ काटता है और ऐसे ही वो अपना टाइम निकाल रहा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है 4 महीने बाद, जहाँ मैंग कहता है कि अपनी क्यूआई को अपनी बॉडी के अंदर कंडेंस करो और फिर उसे फ्यूज करने के बाद उसको डिस्पर्स कर दो और अपनी मेरिडियंस के थ्रू उसे चैनल कराएं, जिससे वो हेवन एंड अर्थ की एनर्जी से रेजोनेट हो। फिर मोटू एमसी से पूछता है कि आखिर ये कैसा हुआ। फिर उसके बाद मैं कहता है, हाँ मैं अपनी क्यूआई को बॉडी में चैनल कराने में सक्सेसफुल रहा और अब मैं इसे कहता है कि मैं इसे क्यूआई को एब्जॉर्व करने में कामयाब रहा, लेकिन मैं अभी इस पे अपनी बॉडी के अंदर स्प्रेड नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक लेयर तो बना ही चुका हूँ। जिसके बाद मोटू कहता है कि मेरा तो इस चिकन के बारे में मतलब था। फिर हमारा एमसी कहता है, हाँ ठीक है। फिर वो अपने रूम में आता है, जहाँ वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और मोटू अपना वही मस्त कराटे वगैरह के। ये मस्त कैरेक्टर है भैया, आराम से सो, कोई टेंशन नहीं। फिर हमारा एमसी मैंग अपनी
चेस्ट के अंदर उस एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है। फिर हमें उसके रूम के बाहर कुछ लोग दिखाते हैं, जिसके बाद वो मैंग बाहर आता है और उसे ग्रीटिंग देता है। फिर वो बंदा कहता है कि तुम इन 4 महीनों में क्यूआई कंडेंसेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी फर्स्ट लेयर पे नहीं हो और तुम एक स्टूपिड भी नहीं हो। फिर वो सीनियर अपने हाथ में से एक जेड टेबलेट को निकालता है और उसे बताता है कि अब तुम आउटर सेक्ट में जा सकते हो, पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि जो आउटर सेक्ट में मेंबर्स हैं उन्हें सभी को हर मंथ में कुछ मेडिसिन्स और कुछ पिल और स्पिरिट स्टोन दिए जाते हैं। और ये भी याद रखना कि बहुत सारे डिसाइबल्स तुमसे तुम्हारे मेडिसिन्स और स्पिरिट स्टोन्स को चुरा सकते हैं, और वहाँ पर पब्लिक एरिया को किलिंग जोन भी कहा जाता है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना। जिसके बाद मैंग भी वो टेबलेट को लेता है, जिसका सीनियर बताता है कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस जेट स्लिप में डालो, जिससे ये तुम्हें ट्रेजर पवेलियन जो कि आउटर सेक्ट में वहाँ का रास्ता बताएगा। जिसके बाद मैंग भी वैसा ही करता है और उस जगह से गायब हो जाता है और पहुँचता है ट्रेजर पवेलियन में, जहाँ बताते हैं कि ट्रेजर पवेलियन ओपन हो चुका है। जिसके बाद मैंग भी उस पवेलियन के अंदर जाते हुए देखता है, जहाँ पर बहुत सारे ही ट्रेजर्स होते हैं, जिसे देखने के बाद मैंग कहता है, आखिर इतने सारे वैल्यूएबल ट्रेजर, ये तो बहुत ही बढ़िया है। इमोर्टल्स वो सही में बहुत ही रिच होते हैं। फिर वो एक मिरर को देखता है, जिसके बाद उसके पीछे से आवाज़ आती है, जूनियर ब्रदर आपकी तो बहुत अच्छी आंखें। जिसके बाद वो नया बंदा जो कि मैंग का सीनियर ही होता है, वो उसे बता रहा होता है। इसके बाद वो मैंग को कहता है, जूनियर ब्रदर इस ट्रेजर को अब इस तरह ना घूरें। और वो कहता है कि ये जो हेवंस की लाइट जब गिरी थी, ये उससे मिलकर बना हुआ है। और वो बताता है कि जब रिलायंस के पैट्रियार्च ने इसे ऑब्टेन करा था, तब उन्हें इसके ऊपर बहुत ही सख्ती के साथ रिसर्च करवाई थी। जिसके बाद उस रिसर्च में भी हमें कुछ भी सेंस नहीं हुआ, और वो बिलीव करते हैं कि ये जो ट्रेजर है ये हेवंस की तरफ से है। जिसके बाद मैंग भी अपने मन में सोचता है, पैट्रियार्क्स रिलायंस एंड के वो भी इसे नहीं समझ पाए, आखिर ये मिरर। फिर वो सीनियर मैंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर ये तुम्हारी डेस्टिनी होगी जो तुमने इसे पिक करा है। अगर तुम चाहो तो इसे वापस रख सकते हो। ये बहुत ही ऑर्डिनरी दिख रहा है। और बताता है कि आखिर रिलायंस एक्ट के पैट्रियार्च ने भी जब इसे ऑब्टेन करा था, तब उन्होंने भी रिसर्च कराई थी, जो किसी भी बात का सेंस नहीं बनाती। और वो मानते हैं कि ये ट्रेजर्स जो है ये हेवन से बिलोंग करता है। इसके बाद हमारा एमसी भी अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए कहता है, अच्छा। फिर वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमारा एमसी उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जब तक वो बंदा वहाँ से निकल चुका होता है। और फिर वो कहता है, मैं सॉफ्ट हार्टेड बंदा हूँ, अगर तुम चाहते हो इस मिरर को वापस से रखना, और या फिर तुम चाहते हो कि इसे ज़रूर से देखना, तो तुम इसे कुछ दिन के बाद वापस से रिटर्न कर सकते हो। जिसके बाद हमारा एमसी भी चैन की सांस भरते हुए सोचता है, अगर मैं इसे एक्सचेंज करता हूँ तो ये मेरे लिए ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होगा। मैं सबसे पहले आउटर सेक्स में जाता हूँ। जिसके बाद हमें उसको वापस से रूम दिखाया जाता है। शायद ये नेक्स्ट रूम आउटर सेक्ट के रूम में आ गया है, जो पहले वाला था वो अब नहीं है, जहाँ तक आगे कंफर्म होगा तो आपको बताता हूँ। फिर वो वहाँ आता है, जहाँ उसी मिरर को देख रहा होता है, और देखता है, बताता है कि मैं पूरे दिन स्टडी करी, पर फिर भी मैं अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। और वो बाहर चांद को देखते हुए कहता है, ये पहले ही सितंबर हो चुका है, अब मैं कभी यूनजी कंट्री में स्कॉलर नहीं बनूंगा। अब मैं इस रिलायंस सेक्ट का एक आउटर डीसी बनूं। और फिर वो अपना बेड कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ फिर कुछ दिन
बीत जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा ज़मीन में बहुत ही बुरी तरीके से मार खाते हुए पड़ा होता है, जिसके ऊपर एक बंदा अपनी लात रखा होता है। फिर हमें बताते हैं कि कुछ दिनों से ये सब यहाँ लगातार हो रहा है। फिर वो जो बंदा मार खाया होता है वो भी वहाँ जाते हुए कहता है कि ये जो आउटर सेक्ट के रूल है वो बहुत ही क्रूअल है। जिसके बाद मैंग भी वहाँ से पलट जाता है और सोचने लगता है और बताता है, जब मैंने इसे सुना कि यहाँ पर पीपल कल्टीवेट करते हैं पॉइजन बग द्वारा एक मेथड से। मैं आपको बताता हूँ ये पॉइजन बग मेथड क्या है। जैसे किसी भी जार के अंदर आप कोई से भी किसी भी प्रकार के पॉइजनस बग या कीड़े वगैरह को डाल देते हैं और जो उसमें से आखिरी में जो जिंदा बचता है वो सबसे ज़्यादा जहरीला होता है, ये ऐसा माना जाता है। ये भी उसी तरीके से कि सभी को एक साथ लड़ा दिया जाता है, उसके बाद जो उसमें से सबसे टॉप पे उन सभी को मारने के बाद निकलता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, यही इसी का रूल है। फिर वो कहता है कि ये रूल बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है और ये तो बग्स पे अप्लाई करते हैं पर हम तो ह्यूमन हैं। और कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी अनफेयर है, जो ये रूल सेक्ट बना रहे हैं ये तो बहुत ही अनफेयर है। फिर मैंग भी ये सब बातें छोड़ता है और कहता है, मुझे इसे फिगर आउट करने में बहुत समय लगेगा और मुझे क्या ही करना है। इतना कहने के बाद वो वापस अपनी उसी कल्टीवेशन की तरफ फोकस करने लगता है। फिर वो बताता है कि जो सेकेंड लेयर है क्यूआई कंडेंसेशन की, उसे बनने के लिए कम से कम 2 गुना समय लगेगा जो उसे पहली लेयर बनाने में लगा था। और कहता है कि कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग लगेगा। और बताता है फिर जो थर्ड लेयर है और फिर फोर्थ लेयर है आखिर वो कितना ही समय लेगी। जिसके बाद वो सोचते हुए कहता है, टाइम पीरियड को कम करने के लिए हम स्टोन्स का यूज़ करते हैं जो कि हमें हर मंथ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इस समय को कम करने के कारण ही सभी लोग इन्हें चुराते हैं और एक दूसरे से फाइट करते हैं। वो सोचने लगता है जिस कारण जो स्ट्रांग है वो और भी स्ट्रांग बनते जाएंगे और जो वीक हैं वो और वीकर बनते जाएंगे। ये तो सही में बहुत ही क्रूड मेथड है। आखिर ये सेक्ट, इसे डीमन सेक्ट ऑफ जाओ कहा जाना चाहिए। फिर उसे बाहर से शोर आता है, जिसके बाद वो कहता है, इनफैक्ट आज आज तो वो भी बाहर आते हुए सुनता है कि ये बेल रिंग हुई है, इसका मतलब आज टाइम है पिल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। बाकी सभी डिसाइबल भी शोर मचाते हुए कहते हैं, जल्दी चलो आज पिल्स डिस्ट्रीब्यूट होगी, जल्दी चलो। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है, कुछ अल्टार टाइप का होता है जिसमें ड्रैगन्स बने होते हैं, जहाँ मैंग जाते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कि आज कौन इस पिल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस समय पर। दूसरे डिसाइबल कहते हैं कि मुझे लगता है अंकल गुआ सेंग इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर हमें वहाँ पर तीन दिखाया जा सॉरी 3 बंदे दिखाए जाते हैं जिसमें वो लड़की भी होती है जो एमसी को वहाँ से उठा के लाती है। मैं कहता है ये, जिसके बाद सभी बच्चे डिसाइबल शोर मचाते हुए कहते हैं कि देखो वो सब बाहर आ चुके हैं, मास्टर अंकल सेंगवान लगता है वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे खुद इन पिल्स को, वो भी अपने इनर सेक्ट डिसाइबल्स के साथ, एल्डर सिस्टर जू और एल्डर चेन। क्या तुम ये बिलीव कर सकते हो कि आज वो सभी पिल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? और हालांकि सेकेंड रैंक आउटर सेक्ट में एल्डर ब्रदर हैंग जोंग वो भी खुद आए, पर एल्डर ब्रदर वांग टंग फाई वो नहीं आए। और बताता है कि एल्डर ब्रदर वांग टंग फाई की एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो इन मेडिसिन्स और पिल्स के बारे में इतना नहीं सोचते हैं। आज लगता है कि आज हम कुछ फन कर पाएंगे। जिसके बाद फिर मैं सोचता है कि ये आज अब
इन पिल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखते हैं फिर उसके बाद उसमें जो बड़ा सा एल्डर होता है वो सभी को शांत रहने का कहता है और कहता है कि पिल डिस्ट्रीब्यूशन अब स्टार्ट हो चुका है, और फिर अपने हाथों से अपनी एनर्जी से उन पिल्स को सभी को दे रहा होता है, जिसमें से एक पिल मैंग के पास भी जाती है और फिर वो कहता है ये पिल्स आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए थी, पर मैंने सुना है कि इस मंथ जो भी डिसाइबल्स आउटर सेक्स में प्रमोट हुए हैं ये उनके लिए है। जिसके बाद वो थोड़ा घबराता है और कहता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जिसके बाद वो एल्डर भी मैंग के पास आता है और फिर उसे एक और पिल दिखाते हुए कहता है कि ये जो पिल है ये तुम्हारे लिए एक अवार्ड है, और वो पिल भी मैंग ले लेता है। जिसके बाद उसके पास सभी डिसाइबल्स आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो ये फर्स्ट लेयर की कंडेंसेशन का डिसाइबल है, हमें तो इससे पक्का फाइट करनी होगी। ये लगता है अपने पब्लिक में इन सभी एनिमीज को बनाना चाहता है, और वो सभी डिसाइबल्स उसे घूर रहे होते हैं। जिसके बाद मैंग भी बहुत ही घबरा जाता है और कहता है ये ये सभी लोग आखिर इन्होंने ये पिल मुझे क्यों दी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और कुछ हमें बुड्ढों को दिखाया जाता है। कह रहते हैं कि मास्टर सेंगुआन इस बच्चे पे कुछ ज़्यादा ही अटेंशन नहीं दे रहे हैं, और फिर वो कहते हैं क्या ये सरवाइव भी कर पाएगा। फिर दूसरा बुड्ढा बोलता है कि ये तो हमारे सेक्स के रूल्स ही हैं, अब भले ही कुछ भी हो हम इसे चेंज तो नहीं कर सकते। आखिर इस लकी लिटिल बॉय की तरफ देखो। जिसके बाद वो एल्डर भी मैंग को देखता है, मैंग घबराता है और फिर वो एल्डर वहाँ से पलट के जाने लगता है। इतने में ही मैंग उस मास्टर को रोकता है और कहता है मास्टर ये डिसाइबल कुछ कहना चाहता है, और फिर वो उस पिल को दिखाते हुए जो कि मैं इस इस रिलायंस एक्ट में आ पाया और इन सभी इमोर्टल्स के बीच में रह पाया, ये सब सिर्फ एक ही की वजह से हुआ है, और ये जो अच्छा सा फॉर्च्यून मुझे मिला है ये सिर्फ एक पर्सन के कारण हुआ है। इस कारण मैं ये पिल उस पर्सन को देना चाहता हूँ। फिर वो मैंग भी कहता है कि मैं एल्डर सिस्टर जू को ये पिल देना चाहता हूँ। जिसके बाद सभी डिसाइबल्स में बातें बनने लगती है और कहते हैं मैंग कहता है कि ये डिसाइबल बहुत लंबे समय से आपको वापस देखना चाहता है। एल्डर सिस्टर मैं आपके लिए बहुत ही एक्सट्रीमली ग्रेटफुल हूँ कि आपको मैं रिपे कर पाऊँ, और आज मुझे एक चांस मिला है तो मैं ये पिल आपको रिपे के तौर पर देना चाहता हूँ। प्लीज़ ये मेरी काइंडनेस को एक्सेप्ट करें। इसके बाद सभी मास्टर और डिसेबल्स जू को देख रहे होते हैं। जिसके बाद मैंग भी उसी तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद वो हम इसे सिस्टर जू कहेंगे। सिस्टर जू उस पिल को मैंग से एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद मैंग भी थोड़ा शांति से सांस छोड़ता है। फिर उसके बाद सीनियर सिस्टर जू इतना उस पिल को लेते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ देते हुए कहते हैं कि मैं जब शुरुआती दौर पर आउटर सेक्टर में थी तब मैं साउथर्न समिटी कैब में रहना करती थी, इसलिए अब से तुम भी वहाँ पर रह सकते हो। और वहाँ उस जगह का एक टोकन देते हुए कहता है। जिसके बाद मैंग भी बहुत खुश हो जाता है, थैंक यू कहता है एल्डर सिस्टर जू को। जिसके बाद सिस्टर जू वहाँ से जाती है। दूसरा लड़का भी मैंग को देख रहा होता है, और फिर हमें बता सिस्टर जूस की जो केव है ये किड वहाँ जा रहा है, और वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और फिर बाकी बंदे बात करते हुए कहते हैं कि सिस्टर जू खुद इसे वहाँ का रास्ता बताएंगी, जबकि वो खुद उसे वहाँ तक जाने का रास्ता बता सकती थी। और वो सब कहते हैं कि क्या इस किड ने इस पिल को देकर सही कहा। आखिर आखिर हम भी ये सब कर सकते हैं। हमने इतना बड़ा
फॉर्च्यून को मिस कर चुके हैं। जिसके बाद सभी बच्चे नाराज होते हुए मैंग की तरफ देखते हैं और फिर जो हमें दिखाए जाते हैं बुड्ढे, वो बहुत ज़ोरों से हंसने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये छोटा बच्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे कुछ समय ही हुआ है इस सेक्ट को ज्वाइन करे, पर ये जानता है कि किसी के ऊपर कैसे रिलाय हो सकते हैं। और कहते हैं बहुत ही बढ़िया, आखिर इसने अंडरस्टैंड कर ही लिया कि रिलायंस सेक्ट का मीनिंग क्या होता है। फिर हमें दिखाते हैं साउथर्न समिति केव, जहाँ पर मैंग आ चुका होता है और फिर वहाँ एक माउंटेन्स पे एक डोर रहता है, उसे ओपन करता है और फिर उसे देखता है कि ये सिस्टर का गिफ्ट है। जिसे देखने को कहता है ये तो बहुत ही बड़ा है, जहाँ बहुत ही आलीशान सा एक रूम दिखाया जाता है। फिर मैंग उस केव के अंदर जाकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर मेडिटेट करना एकदम बराबर है बाहर के 2 महीने के मेरे हार्डवर्क के, और यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ही अच्छी है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ दिन और कल्टीवेट करने लगता हूँ तो मैं पक्का फर्स्ट लेयर ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन पर ब्रेक थ्रू कर जाऊँगा। जबकि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी पहले की तरह नहीं है, और यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी जो मैं गैदर कर रहा हूँ वो डेसिपेट भी नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि ये सब इस मार्क की वजह से है। एल्डर सिस्टर जू ने इसे अपनी कल्टीवेशन के दौरान इसे सेव करके रखा होगा, और ये तो मुझे बहुत ही चीप प्राइस के अंदर मिल गई है। अगर मैं इसे कपल्स ऑफ टाइम एब्जॉर्ब करूँगा तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मुझे भी एल्डर सिस्टर को कॉपी करना चाहिए और यहाँ पर कुछ सेव कर देना चाहिए। केव से बाहर आने के बाद बड़ी तरीके से उबासी मारते हुए कहता है मैंने बहुत टाइम से पैटी को नहीं देखा है, और फिर अब हमें जाना चाहिए हंट के लिए। और भागते हुए जाने लगता है और उसे सामने एक बीस्ट दिखता है। उसे जाकर उसकी गर्दन के समेत पकड़ लेता है। उसके बैग में से अचानक से कुछ हलचल होने लगती है, जिसके बाद उसे देखता है कि आखिर ये बैग में हो क्या रहा है। फिर वो अपने बैग को निकालता है जिसके अंदर से वही मिरर होता है जो उसने ट्रेजर पवेलियन से लिया था, जिस कारण वो बर्ड एक्सप्लोड हो जाता है। फिर वो देखता है कि ये स्पिरिचुअल स्टोर नहीं कर सकता, और तुम ये मुझे मत कहना कि ये इस कॉपर मिरर के कारण है। फिर वो उस कॉपर मिरर को लेते हुए एक और बीस्ट के पास जाता है और उसे दिखाने लगता है, जिसके बाद वो बीस्ट भी वहीं पे एक्सप्लोड हो जाता है। और वो खुश होते हुए कहने लगता है ये कॉपर मिरर तो बहुत ही अच्छा है, ये पक्का ही एक ट्रेजर है, और सिर्फ ये कॉपर मिरर ही इन्हें एक्सप्लोर कर सकता है। और फिर एक खतरनाक सा फेस बनाते हुए कहने लगता है कि अब मुझे और टेस्ट करना चाहिए, जिसके बाद वो सभी बीस्तों के पीछे पड़ जाता है और उन्हें उस मिरर के द्वारा एक्सप्लोर कर देता है, जहाँ पर हमें उन बीस्तों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। फिर मैंग भी थक जाता है और अपना पसीना पोंछते हुए कहने लगता है कि ये ट्रेजर तो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन ये इसका सही तरीके का यूज़ नहीं है। और उसे देखते हुए कहने लगता है कि ये सिर्फ अपोनेंट के ऊपर ही वर्क करता है, जिसके जितने बड़े बाल होंगे उसके ऊपर उतनी ताकत से हमला किया जाएगा। और फिर आसमान को देखता है, आज मैं बहुत ही लेट हो रहा हूँ, मुझे फैटी को जाकर ढूंढना चाहिए। तभी अचानक से एक भयंकर सी रोर सुनाई जाती है, जिसके कारण मैंग का शरीर भी कांप जाता है। और फिर वो वहाँ से भागते हुए कहता है कि ये जो ब्लड है एयर में, ये पक्का ही एक डीमन बीस्ट को अट्रैक्ट करेगा। फिर वो भाग रहा होता है, दिखता है एक खतरनाक सा बीस्ट। और फिर मैंग डीमन बीस्ट ये तो सेकेंड कंडेंसेशन लेयर पे है डैमेज, वो बीस्ट भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो मिरर को निकालते हुए कहने लगता है मुझे नहीं पता है कि ये कॉपर मिरर इन डीमन बीस्ट के अगेंस्ट काम आएगा कि नहीं, पर अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे इसी का यूज़ करना होगा। और वो मिरर को उस डीमन बीस्ट के मुंह के सामने रख देता है, जिसके बाद उस डीमन बीस्ट भी
भागने लगता है। हैंक भी खुश हो जाता है, बोलता है आखिर मुझे इसका सही यूज पता चल ही गया। फिर वो मिरर को देखते हुए कहता है, ये मिरर तो एक डीमन बीस्ट को भी एक्सप्लोर कर सकता है, इसका मतलब। और मैंने उस क्यूआई कंडेंसेशन मैनुअल के अंदर पढ़ा था कि डीमन बीस्ट के पास एक पिल होती है। फिर डीमन बीस्ट के अंदर से पिल को निकाल लेता है। सीन शिफ्ट होता है केहू के अंदर का। अपने हाथों में 2 पिल को निकालते हुए, मुझे सबसे पहले क्यूआई कंडेंसेशन को पिल को खाना चाहिए, देन उसी के बाद एक डीमन पिल को ईट करना चाहिए। अपनी बॉडी में चेंज देखता है, ये मेरी बॉडी तो बहुत जल्दी ही ग्रो हो रही है, ये तो द सेकेंड लेयर ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन है। ये डिमनिक पिल तो बहुत ही ज़्यादा काम की है, ये मेरे शरीर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। मुझे और बहुत सारी डिमनिक पिल्स को लाना चाहिए। इस मिरर के साथ ये मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर डिमन बीस्ट को फाइंड करना बहुत ही हार्ड होता है। ये ट्रेजर मिरर, वेट, क्या? एक और डेमनिक पिल को देखता है और कहता है, ये डेमनिक पिल को देखते हुए खुश होता है, ये तो एक डेमनिक पिल है, पर आखिर ये यहाँ पर 2 क्यों हैं? मुझे तो याद है जितना कि मैंने सिर्फ एक ही डिमनिक पिल को लाया था, पर ये 2 डिमनिक पिल्स कहाँ से आ गई? नो वे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने पक्का ही सिर्फ एक ही डिमनिक पिल को कलेक्ट करा था। और फिर मिरर को देखता है, क्या ये हो सकता है? फिर वो अपने पाउच के अंदर देखता है और कहने लगता है, स्पिरिट स्टोन डिसिपेट हो गया और लगता है कि ये मिरर स्पिरिट स्टोन को एब्जॉर्ब कर चुका है और उसे एक डेमनिक पिल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसका मतलब अब हालांकि ये हो या ना हो, पर अब मुझे सेकेंड पिल डिस्ट्रीब्यूशन डे तक वेट करना होगा और मेरे पास अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है देखने के लिए। फिर मैं नहाने चला जाता है। नहाने के बाद अपनी मैनुअल को देखता है और कहने लगता है कि अगर मैं एक बार सेकेंड लेयर ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन पे पहुंच जाऊंगा तो मैं इमोर्टल्स की स्किल को यूज़ कर सकता हूँ और 5th लेयर पर हवा में चलने की टेक्निक को भी सीख सकता हूँ। फिर वो अपनी मुट्ठी को कसते हुए एक दृढ़ निश्चय करता है और फिर कहने लगता है, फ्लेम सरपेंट स्किल, जिसके कारण उसके हाथों से कुछ फ्लेम्स की बॉल्स दिखने लगती है। मेरी इंटरनल स्पिरिट एनर्जी अभी बहुत ही कम है, जिससे मैं इस फायर सरपेंट स्किल को समन कर सकूं। ये बहुत ही ट्रबलसम है। अब मुझे लगता है कि मुझे एक और डिमनिक पिल को खाने का टाइम आ चुका है। फिर वो उसे खाने के बाद वापस से कहता है, फ्लेम सरपेंट स्किल, जिसके बाद उसके हाथों से एक फ्लेम का सरपेंट निकलता है और वो इस स्किल को सीखने में कामयाब हो जाता है। फिर कहता है, अगर मेरे पास 5 और उससे ज़्यादा डिमनिक पिल्स हुई तो मैं पक्का 3rd लेयर ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन पर पहुंच जाऊंगा और मैं बहुत ही पावरफुल हो जाऊंगा। और मैनुअल को देखने के बाद कहता है कि अब मेरा टाइम हो गया प्रैक्टिस करने का। फिर हमें 10 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं, जहां बीस्ट को निपटाने के बाद कहता है कि अभी 10 दिन और है पिल डिस्ट्रीब्यूशन डे के, लेकिन मैं अभी तक किसी भी डिमन बीस्ट को फाइंड आउट नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि मुझे अभी और अंदर तक ट्रेवल करना चाहिए। अचानक से उसे एक और आवाज़ आती है, जिसके बाद वो एक स्टोन के पीछे जाकर छिप जाता है, जिसके पीछे एक बीस्ट होता है। जिसे देखने के बाद अपनी स्किल फायर सरपेंट स्किल का यूज़ करने लगता है और उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और फिर अपने सामने उस मिरर को ले आता है, जिसके बाद वो बीस्ट वहीं पे धराशायी हो जाता है। मैंग हाँफते हुए कहता है, सेकेंड लेयर ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन विथ इस प्रीशियस मिरर के साथ ये कोई बड़ी बिग डील नहीं है। फिर उसे एक और भयंकर सी रोर सुनाई जाती है, जिसके बाद उसका ध्यान भी पीछे जाता है और देखता है कि ये रोर मुझे एकदम वैसी ही फीलिंग दे रही है जैसी अंकल सेंगवान को देखकर मिली थी। ये पक्का ही एक
बड़ा सा डीमन होगा। वो फिर फटाफट वहाँ से निकलता है और फिर हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाते हैं उसी अल्टार का, जहाँ पर सभी लोग एक चीज़ को देखकर बड़े हैरान होते हैं। जहाँ हमारा मैंग सोच रहा था कि एल्डर सिस्टर जू का इन्फ्लुएंस अभी भी बरकरार है, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मेरे लिए ट्रबल करे। और कुछ महीने बाद इस प्रीशियस मिरर के साथ मैं और भी ज़्यादा अधिक डेंजर में पड़ सकता हूँ। फिर वही अंकल अपनी एनर्जी से सभी को पिल्स दे रहे होते हैं। मिंग के पास भी एक पिल और एक स्पिरिट स्टोन आ चुका होता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकलने लगता है। इसके सामने एक बंदा आ खड़ा होता है और उसे देखने के बाद मैंग उसे ग्रीटिंग करता है। ग्रीटिंग एल्डर ब्रदर जाओ। वो नया बंदा मैंग को कहता है, जबकि तुम मुझे जानते हो तो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जल्द से जल्द मुझे अपनी स्पिरिट पिल्स और स्पिरिट स्टोन दे दो। जिसके बाद मैंग, एल्डर ब्रदर जाओ, क्या आप प्लीज़ मुझे इस डिसाइबल को छोड़ सकते हैं। जिसके बाद वो हंसने लगता है। डिसाइबल, क्या तुम एक स्कॉलर हो जो कि माउंटेन से आए हो? जल्दी आओ और इस एल्डर ब्रदर को बताओ। फिर मैंग, एल्डर ब्रदर जाओ, आप तो बहुत ही महान व्यक्ति हैं, प्लीज़ क्या आप छोड़ सकते हैं। जिसके बाद वो भी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है, शट अप। गुस्से में कहने लगता है कि तुम्हें सिर्फ अपनी पिल्स को नहीं जबकि उस केव को भी छोड़ना होगा और अब से तुम मेरे साथ रहोगे। आउटसाइड में तो तुम एक फेलो डिसाइबल हो, पर इनसाइड में तुम सिर्फ एक मेरे सर्वेंट हो, और अगर तुमने कुछ और कहने की कोशिश करी तो तुम मारे जाओगे। अगर कुछ और दिन पहले एग्री करता तो इस लाइफ में और डेथ में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता और मुझे यहाँ से निकलने में भी बहुत ही डिफ़िकल्टी होती। फिर वो अपनी आँखों को उसकी आँखों से मिलाने के बाद कहता है, तो फिर ठीक है। फिर वो अपने हाथों में फ्लेम सर्पेंट स्किल का यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ वो फ्लेम सर्पेंट उसी की तरफ जा रहा होता है, वो भी सोचता है फ्लेम सर्पेंट स्किल। फिर अपने बैग के अंदर से अपनी शॉर्ट को निकालते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण उसका फ्लेम सर्पेंट वहीं आसमान में ही खत्म हो जाता है। जिसे देखने के बाद मैंग भी फटाफट वहाँ से भागने लगता है। फिर वो बंदा सोचता है, सेकेंड लेयर ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन एल्डर सिस्टर जू की केव सही में बहुत ही इफेक्टिव है। अगर ऐसा है तो अब मुझे इसे पक्का ही मारना होगा, तभी मैं वहाँ पर रह सकता हूँ। जिसके बाद वो भी उसका पीछा करने लगता है। मैंग सोचता है, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं मुझसे इसे हराना इतना आसान नहीं होगा। अब मुझे सिर्फ अपनी इस फॉरेस्ट के साथ जितनी फेमिलरिटी है उसके साथ ही मैं यहाँ से भाग सकता हूँ और ये होप करता हूँ कि ये कहीं पर गुम जाए। इसके बाद वो बंदा भी सोचता है, डैम इट, आखिर ये लिटिल बास्टर्ड इतनी जल्दी कैसे भाग सकता है। और फिर वो एक जगह रुकने के बाद कहता है, तुमने ही मुझे फोर्स करा है ये सब करने के कारण। फिर हमें दिखाते हैं कि उसके दाढ़ी उगने लगती है, उसके बाल और बड़े हो जाते हैं और उसकी दांत खूब बड़े होने लगते हैं और वो एक रोर करता है। वो पूरी तरीके से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और कहता है, तुम लिटिल बास्टर्ड, यहाँ पर कोई भी नहीं है इस बैरन माउंटेन पर जो कि भाग सके अपनी खुद की डेथ से, और मैं तुम्हें पक्का ही उस रोड पर भेज दूंगा आज। जिसके बाद मैंग भी एकदम शौक होता है और कहता है, फिर वो बंदा भी बहुत ही हंसने लगता है और कहता है, आखिर तुम डर ही गए, तुम पहले इंसान हो जो कि मेरे थर्ड लेयर ऑफ डीमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल द्वारा मारे जाओगे। मेरी फेमस स्किल, तुम्हारी डेथ ही मेरे लिए एक जस्टिस होगा। मैंग भी अजीब सा फेस बनाता है, ये तो एक मंकी की तरह दिख रहा है। फिर वो उसे देखने के बाद वहाँ से फिर से भागने लगता है। वो बंदा भी देखता है, तुम कहाँ तक की भाग पाओगे मेरे स्किल द्वारा। मैंग भी सोचता है कि आखिर इसके पास इतने सारे हेयर से क्या कॉपर मिरर इसे पसंद करेगा। वो बंदा भी मैंग के ऊपर जंप करते हुए अटैक करने लगता है और कहता है, तुम जाओ हेल के अंदर और मैं उस केव को
अपने पास रखूँगा। जिसके बाद मैंग भी अपने झोले से फटाफट उस मिरर को निकालता है और उसे दिखा देता है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि उस बंदे का पेट एकदम से फूलने लगता है और वो कहता है आखिर आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर वो सांस भरता है, तभी अचानक से उसका पेट एकदम बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। वह एमसीबी में उसको ग्रीटिंग करते हुए कहता है एल्डर जाओ एल्डर ब्रदर, अब क्या मुझे आप छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एम्बेरस नहीं करना चाहता हूँ, तो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद वो अभी भी बोल रहा होता है तुम लिटिल बास्टर्ड, मैं आज तुम्हें पक्का ही किल कर दूंगा। फिर वो मैंग को धमकाते हुए कहता है कि मैं इस माउंटेन के नीचे जाकर तुम्हारी पूरी फैमिली को किल कर दूंगा और तुम्हारे जितने भी हाउस होल्ड है उन सभी को मैं जाकर मार दूंगा। देन सभी फैमिली हेड तुम पर सेम करेंगे और तुम पर बहुत ही खतरनाक तरीके से गुस्सा करेंगे। जिसके बाद मैंग को भी अब गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम। फिर वो अपने मिरर का यूज़ करते हुए उसके ऊपर वापस से अटैक करता है। जिसके बाद वो भी बंदा उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और कहता है आखिर तुम मेरे इस डीमन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कैसे ही लड़ सकते हो, आज तुम पक्का ही मारे जाओगे। जिसके बाद हमें दिखाते हैं उसका एक कान वहीं से निकल चुका होता है उस मिरर के कारण। और फिर वो भी अपने कान को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को ही ख़त्म कर दूंगा ऊपर से लेके नीचे तक। जिसके बाद हमारा एमसी अच्छा ऐसा है तो फिर इसे पे मुझे लगता है कि तुम इसे भूल गए हो। जिसके बाद वो मिरर भी उसके अलग अलग हिस्सों पे जाकर वहाँ से उसे मार रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है और वो मिरर भी वहाँ पर गिर चुका होता है। जिसके बाद मैंग भी देखता है ये क्या मर चुका है, आज आखिर मैंने इसे मार ही दिया। लेकिन आज ये सेक्ट एक स्कूल नहीं है, यहाँ पर जो स्ट्रांग है वो वीक के ऊपर अटैक करते हैं। ये सब मेरा फॉल्ट नहीं, यही था जिसने मुझे पोस्ट करा था। जिसके बाद वो अपना मिरर को वहाँ से उठाने के बाद उसका बैग भी उठा लेता है और फिर वहाँ से उसे वहीं पर जलाने के बाद वहाँ से निकल जाता है। अपनी केबिन में जाकर अपने बेड पर बैठ जाता है और उसके बाद वहीं पर सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। मैंग अपने बेड से उठने के बाद उस पाउच की तरफ देखता है, कहता है चलो देखते हैं कि आखिर अब हमारे पास क्या है। पाउच के अंदर से उसे ढेर सारी स्पीड पिल्स और स्पिरिट स्टोन्स दिखते हैं। वो कहता है ये ये लड़का ये तो बहुत ही अमीर था। जिसके अंदर एक टेक्निक होती है डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। ये तो वही स्किल है ना जो उसने उस समय यूज़ करी थी। और फिर वो अपनी पॉकेट से उस मिरर को निकालता कहता है ये मिरर सिर्फ लोअर बॉडी को एक्सप्लोर नहीं करता, जबकि ये टारगेट करता है पूरी बॉडी को। मुझे इसके लिए पक्का ही केयरफुल होना होगा। जबकि ये एक रूथलेस ट्रेजर है, अगर ये एक रूथलेस पर्सन के पास गया तो ये पक्का ही एक रूथलेस ट्रेजर बन जाएगा। पर मेरे हार्ट में अभी भी कन्फ्यूजन राइटियसनेस है, तो ये कोई सेम वाली बात नहीं। फिर वो उस मिरर के ऊपर एक डिमनिक पिल और एक स्पिरिट स्टोन को रख देता है और सोचता है कि आखिर जाओ गुवै जिसे एमसी ने अभी मारा था उसने ही मेरे ऊपर सबसे पहले हाथ उठाया था, तो मैंने भी बस उसे ही अपना फेवर रिटर्न कर। आखिर देखते हैं कि ये स्पिरिट स्टोन करता है कि नहीं वर्क। और फिर वो रख देता है, उसके बाद टेस्ट करता है पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। फिर वो भी कंफ्यूज होता है क्या मेरा गेस रॉन्ग था। जिसके बाद वो फिर एक और स्पिरिट स्टोन रखता है और कहता है कि नहीं, एक महीने पहले तो ये एक अनदर में चेंज हो चुका था, चलो एक और बार ट्राई करते हैं। जिसके बाद वो मिरर उन स्पिरिट स्टोन्स को ऑब्जर्व कर लेता है और एक डिमोनिक पिल को वहाँ पर ले आता है। मैंग भी कहता है ये तो सही में एक ट्रांसफ़र हुआ, ये मिरर तो बहुत ही मिस्टीरियस है। जिसके बाद वो और भी जितने भी स्पिरिट स्टोन्स होते हैं वो रख देता है। जिसके बाद वहाँ पर उसके लिए 4 डिमनिक पिल्स आ चुकी होती हैं और फिर वो कहता है
फाइव फाइव ऑफ टोटल, पता नहीं क्या बोला। फिर वो उन्हें खाने लगता है और अपना कल्टीवेशन करने लगता है, जिसके बाद उसकी बॉडी में फिर से रिएक्शन होता है और कहता है कि वह कंडेंसेशन की थर्ड लेयर, और उसके पास अभी भी 3 पिल्स होती है। जिसके बाद उस केव से बाहर निकलने का कहता है। केव से बाहर आने के बाद मैं बस कुछ ही दूर हूँ अपनी पीक ऑफ थर्ड लेयर के, यही एक कल्टीवेशन है। और जबकि अब आउटर सेक्ट में मैं ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो अब मुझे कोई भी नहीं है जो कि मुझे बुली कर पाए। पर मेरे पास इनफ स्पिरिट स्टोन्स नहीं है। जबकि क्यूआई कंडीशन पिल बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मैं उसके साथ ही डिमन पिल्स को भी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, जिसके कारण ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और बहुत दिन हो गए जब मैं डैंकिंग माउंटेन पर था और अपने बहुत सारे ओल्ड फ्रेंड्स को नहीं देख पाया। मुझे नहीं पता कि वो कैसे हैं, पर पैटी पक्का ही फर्स्ट लेयर के बहुत ही क्लोज होगा, है ना। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे उसे देखना चाहिए। तो वह सोचता है कि पैटी एक ऐसा बंदा है जो जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। फिर वो वहाँ पे रुकता है और वो एक को देखता है, एक और नए बंदा है जिसके पास 2 डिसेबल्स होते हैं, जिसे देखकर मैंग भी शौक होता है और फिर हमें बताते हैं। वो बंदे कहने थे, एल्डर ब्रदर वैंग, मैंने सुना है कि कुछ सालों में ये क्लैन ओपन हो रहा है, जिससे कि वो प्रमोट कर सके इनर डिसाइपल्स को अपनी रिफाइनमेंट टेस्ट के द्वारा। ब्रदर, हम आपको पहले ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो इस ईयर में इनर सेक्ट को ज्वाइन करें, जबकि आपने बहुत सारे सेक्ट के इनविटेशंस को इग्नोर करा है। जिसके बाद वो भी उनकी बात सुनने के बाद बैंक की तरफ देखता है और कहता है, और उन दोनों बंदों में से एक कह रहा होता है कि हमने सुना है कि एल्डर ब्रदर बैंक वो तो पहले से ही रेडी है इनर टेस्ट के लिए। मैंग भी उसे देखकर शौक होता है, जिसके बाद उनकी चापलूसी करते हुए कहता है कि एल्डर ब्रदर के पास तो सुपर नेचुरल टैलेंट है। अगर वो एक बार इनर सेक्ट में पहुंच गए तो ये बहुत ही सेफ होगा कि आप ही इनर सेक्ट में नंबर 1 पर्सन बन जाए। इसलिए हम आपको एडवांस में ही कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वो भी फिर उसके बाद कहता है कि तुम इस तरह मक्खन लगाना बंद करो। इनर सेक्ट में डिसेबल जाओ एंड ब्रदर चैन वो सभी डाउ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो सभी वो डिसेबल है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंग भी सोचता है, क्या ये वही पर्सन है द लेजेंडरी वैंग थिंग पाई। ये बहुत ही हैंडसम है और ये बॉर्न भी ऐसा ही हुआ था। और अगर ये इसी लुक के साथ बॉर्न हुआ था, तो अगर ये भले ही चैंपियन ना हो, पर ये एम्प्रेस की डॉटर को मैरी कर सकता है, यानी शादी कर सकता है। फिर वो बंदा कहता है कि वो क्या ब्रदर सही कह रहा है। फिर मैंग भी उन्हें वहाँ से छोड़ने के बाद वहाँ से निकल जाता है और कहता है, ये जो ब्रदर वैंग है ये ग्राउंड से 7 इंचेस अबव थे और वहाँ पर ही फ्लोट कर रहे थे। अगर एक बार मैं 5 लेयर ऑफ क्यूआई कंडीशन पर पहुँच जाऊँ तो मैं भी इस विंड वॉकिंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये सही में एक इम्प्रेसिव स्किल है। फिर वो फॉरेस्ट में जाता है जहाँ वो पहले लकड़ियाँ काटते थे। वहाँ से उसे बहुत ही आवाज़ आ रही है और फिर वो उसे देखता है कि वहाँ दिखता है फैटी। फैटी अपना काम कर रहा होता है। मैंग भी उसे देखकर कहता है फैटी, जिसके बाद वो उसे पीछे मुड़ता है तो मैंग भी बहुत ही शौक हो जाता है। फैटी अपनी कुल्हाड़ी के साथ ही मैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद मैंग भी शौक होता कहता है फैटी तुम। फिर फैटी अपने नींद में ही होता है और कह रहा होता है अगर तुमने मुझसे कुछ भी चुराने की कोशिश करी तो। जिसके बाद मैंग भी अपनी सांस छोड़ता है, साइड में जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर बारबेक्यू के लिए सब कुछ तैयार कर रहा था। पेटी भी वहीं खड़ा होता है और फिर उसके बाद वहीं पे सो जाता है। और फिर सोते सोते ही कहता है रोस्टेड चिकन, रोस्टेड चिकन। फिर वो एकदम से उठता है और फिर मैंग भी कहता है कि तुम उठ गए पैटी। फिर वो भी खुश होते हुए मैंग को कहता है तुम तो बहुत ही अच्छे हो मैंग हाओ, तुम सही में बहुत ही बढ़िया हो। और फिर वो उसे उस चिकन को देते हुए कहता है कि इसे तुम धीरे धीरे खाओ। फिर मैंग भी उसी तरफ देखता है और कहता है, पैटी मैंग को कहता है कि ये लगभग 2 महीने हो गए जब हमने साथ में इस वुडन को काटा था, और आज तो तुमने मुझे एक रोस्टेड चिकन भी दिया है। पता नहीं कितने समय बाद मैं इसको खा रहा हूँ। और वो उस चिकन को बड़ी तरीके से खा रहा होता है। फिर मैंग भी उसे पूछता है कि आखिर
तुम्हारा कल्टीवेशन कैसा जा रहा है? जिसको सुनने के बाद वो कहता है, इसे तुम मेंशन मत करो, मैं रोज ही कल्टीवेट करता हूँ, पर मैं अभी तक किसी भी ऑरा को जो तुमने बताया था उसे नहीं कर पा रहा हूँ। और जबकि जब भी मैं कल्टीवेट करता हूँ, हमारे तीत और भी ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं। जिसके अंत में कहता है, चलो अपना मुंह दिखाओ, मैं भी तो देखूं। जैसे ही फैटी अपना मुंह खोलता है, उसके दांत दिखाते जो एक डीमन की तरह दिखने होते। मैंग भी सोचता है, आखिर किस प्रकार से स्पेशल एनर्जी इसके दांतों के अंदर जा रही है। मैंग भी अपने बैग के अंदर से कुछ पिल्स निकालता है, कहता है कि मैं तुम्हें कुछ मेडिकल पिल्स दे रहा हूँ, तो प्लीज़ अपनी कल्टीवेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना फैटी। जिसके बाद वो फैटी को दे देता है और वो फैटी भी उसे शुक्रिया कर रहा होता है और वो अपना आराम से खा रहे होते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है वेस्ट समिट पिंगडिंग माउंटेन पर, जहाँ पर मेंग आया होता है। वो उस टैबलेट को देख ही रहा होता है। उसके पीछे से कोई बंदा भागते हुए कहता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेंग भी सोचता है कि ये एक लो लेवल का पब्लिक जोन है। वही फिर हमें दिखाते हैं कि वो बंदा भाग रहा होता है, इसके ऊपर बहुत सारी चोटें लगी होती है और कहता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फिर पीछे जो उसके बंदा पड़ता है और कहता है कि तुम मेरे सामने से कैसे भाग सकते हैं, और अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए उसके चेस्ट के आर पार करता है और कहता है कि तुम कि कैसे भाग सकते हो। जिसके बाद वो वहीं पे मर जाता है और उसकी पोटली को चुराते हुए मैंग की तरफ देखता है। मैंग भी घबरा जाता है, जिसके बाद वो उसे क्रिपी स्माइल देखने लगता है और वहां से निकल जाता है। मैंग कहता है, मैंने अभी तक इस लो लेवल के पब्लिक जोन के अंदर कदम नहीं रखा है, जिस कारण मैं अभी तक बचा हूँ। हालांकि तुम यहाँ पर बहुत ही रिच बन सकते हो, पर ये बहुत ही डेंजरस है। ये सब कल्टीवेशन के लिए स्पिरिट स्टोन और मेडिकल पिल्स जो डिसेबल्स को दी जाती है, वो सब यहाँ पर आके फाइट करते हैं और जो जीत जाता है वो सभी पिल्स को अपने पास रख लेता है। वो अगर तुम इनसे अंदर नहीं जाते हो और इनसे compete नहीं करते हो, तो फिर तुम्हें सिर्फ जो मंथली पिल्स दी जाती है वो तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए इनफ नहीं है। तो फिर सोचता है आखिर इनसे कैसे compete करे। फिर वो बहुत ही खुश होता है और उसे कुछ आइडिया आता है और कहता है कि मैं समझ गया। और फिर वो उसी स्टोन के पास जाके बैठ जाता है एक अपने पास और कहता है, बड़े लोगों ने कहा है, जितना ज़्यादा तुम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा तुम गेन करोगे। मुझे थोड़ा टाइम तो अपना देना ही पड़ेगा, जिससे मैं बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रेटर चीज़ों को कमा पाऊँ।